Hello everyone, welcome all of you. Today we are going to discuss the topic of why balance of payment always balances। कि जो भुगतान शेष होता है वो सदा संतुलन में क्यों होता है, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जो भुगतान शेष के बारे में जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक देश का शेष विश्व के साथ में एक निश्चित समय में जो लेन देन होता है, यानी एक देश जो दूसरे देशों से आयात करता है और इसके साथ साथ वो उनको निर्यात भी करता है। तो इस प्रकार से वस्तुओं का, सेवाओं का या जो पूंजी का जो लेन देन होता है उस सब का जो एक क्रमबद्ध लेखा जोखा होता है उसे हम भुगतान शेष कहते हैं। तो भुगतान शेष जो होता है एक देश का जो है दूसरे देशों के साथ में जो आयात और निर्यात किया जाता है उन सब का एक जो क्रमबद्ध लेखा होता है। दूसरे शब्दों में एक देश का शेष विश्व के साथ प्राप्तियां कब होंगी? जब एक देश को मुद्रा प्राप्त होगी, यानी जब एक देश द्वारा निर्यात किया जाता है या निर्यात के टाइप का कोई आइटम होता है, जैसे कि निर्यात का मतलब हम यहाँ पर ये लेकर के चलते हैं कि जिस सौदे के परिणाम स्वरूप एक देश को मुद्रा प्राप्त होती है। तो इसका मतलब कि हम जो है प्राप्तियों और भुगतान जिसके परिणाम स्वरूप जो है एक देश से मुद्रा बाहर की तरफ जाती है। तो इस प्रकार से ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ये एक देश की प्राप्तियों और भुगतान का जो है वो रिकॉर्ड होता है। तो भुगतान शेष के अंदर हम जो है 3 प्रकार की मदों को शामिल करते हैं। एक तो दृश्य मदें, दूसरा अदृश्य मदें और तीसरा पूंजी अंतरण। दृश्य मदों का संबंध वस्तुओं से होता है, अदृश्य मदों का संबंध सेवाओं से होता है और पूंजी का अंतरण जो होता है वो जो परिसंपत्तियां होती है जिसके अंदर सोना चांदी ऋण वगैरह होता है वो उसको जो शामिल किया जाता है। अब भुगतान शेष का संतुलन, एक देश का जो भुगतान शेष होता है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस होता है कि एक देश के अंदर कितना तो एक निश्चित अवधि के अंदर जब प्राप्तियां हुई है और कितनी जो है उसने जो है पेमेंट की है। तो ये रिसीट और जो पेमेंट है उनका जो डिफरेंस होता है उसे हम जो है वो भुगतान शेष कहते हैं। तो भुगतान शेष जो होता है वो 3 प्रकार का हो सकता है। पहला तो रिसिप्ट और पेमेंट बराबर हो सकते हैं। दूसरा रिसिप्ट इज ग्रेटर देन पेमेंट, कि जब प्राप्तियां ज़्यादा है और भुगतान कम है तो अनुकूल भुगतान शेष होता है। और दूसरा ये हो सकता है रिसीट इज लेस देन पेमेंट, कि अगर प्राप्तियां कम है और भुगतान ज़्यादा है तो उस अवस्था के अंदर जो है एक देश का जो भुगतान संतुलन है वो जो है वो प्रतिकूल होता है। लेकिन अगर हम देखें एक्चुअल के अंदर तो वास्तव के अंदर ये जो भुगतान शेष है सदैव संतुलन में ही होता है। अब भुगतान शेष के जो संतुलन में होने का मतलब ये है कि एक देश को विदेशों से जितनी प्राप्तियां हुई है विदेशों को जो है उतने ही भुगतान किए गए हैं। तो जब भुगतान और प्राप्तियों का मूल्य एक समान होता है, यानी रिसिप्ट और पेमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उस अवस्था के अंदर एक देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो संतुलन में होता है। तो भुगतान शेष का संतुलन जो होता है वो वहाँ पर होगा जहाँ पर प्राप्तियाँ और भुगतान एक दूसरे के बराबर होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि भुगतान शेष क्या संतुलन में होता है और या असंतुलन में होता है। भुगतान शेष अगर एक्चुअल में देखा जाए तो सदा ही जो है वो संतुलन में होता है। इसकी व्याख्या जो है 2 तरीकों से की जा सकती है। पहला, लेखांकन की दृष्टि से भुगतान संतुलन शेष जो होता है वो संतुलन में होता है, और दूसरा व्यवहारिक दृष्टि से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो भी संतुलन में होता है। तो आइए अब हम जो है एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि लेखांकन की दृष्टि से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष जो होता है हमेशा ही दोहरी अंकन प्रणाली के आधार पर तैयार किया जाता है। तो इसके अंदर जो डबल एंट्री सिस्टम होता है और इसके में जो हमेशा प्राप्ति और भुगतान होते हैं वो बराबर होते हैं, क्योंकि एक तरफ जो प्राप्ति होती है वो दूसरी तरफ भुगतान भी होता है और एक तरफ जो भुगतान होता है वो दूसरी तरफ प्राप्ति भी होती है। इसको समझने के लिए आप 2 चीज़ों को लेते हैं। एक तो हम एक देश के पास में जो एसेट्स है यानी जो रिजर्व है वो लेते हैं, और दूसरी तरफ हम यहाँ पर जो है परिसंपत्तियाँ लेते हैं। परिसंपत्तियों के अंदर में एक बार वस्तुएं सेवाएं सारी चीज़ें शामिल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि भारत ने जो है वो 100 करोड़ का निर्यात किया। अब निर्यात के परिणाम स्वरूप भारत के 100 करोड़ रुपए के बराबर रिजर्व बढ़ जाएंगे कि भारत को 100 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। तो ये प्लस है। इसी के साथ भारत में जो है 100 करोड़ के बराबर वस्तुएं और सेवाएं कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? भुगतान और प्राप्तियां जो बराबर हैं। इसी प्रकार से आप एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत जो है उसने यूएसए से जो वो आयात किया, यूएसए से भारत ने जो है वो आयात किया। इसका मतलब
भारत को जब भुगतान करना पड़ा कि उसने जो है यूएसए से कोई वस्तु इंपोर्ट की तो उसने जो है 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इसका मतलब क्या हुआ, भारत के जो रिजर्व है वो 100 करोड़ के बराबर कम हो गए, लेकिन इसी के साथ भारत के अंदर जो 100 करोड़ के बराबर जो है वस्तुएं भी तो आ गई, इसलिए भारत के अंदर जो वस्तुएं और जो संपत्तियां हैं उसके अंदर 100 करोड़ के बराबर वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से ये जो लेखांकन की दृष्टि से अगर आप देखें तो भुगतान से हमेशा संतुलन में होगा, क्योंकि इसके अंदर जो डबल एंट्री सिस्टम अपनाया जाता है, एक साथ भुगतान और प्राप्तियों को दिखाया जाता है, क्योंकि एक तरफ अगर प्राप्ति हो रही है तो उसी के साथ जो भुगतान भी हो रहा है। तो इसके अंदर हम जो है रिजर्व और जो परिसंपत्तियां और जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनको लेकर के चलते हैं। अगर एक देश के अंदर रिजर्व बढ़ रहे हैं तो उतने के बराबरी या तो परिसंपत्तियों में कमी होगी या वस्तुओं और सेवाओं में कमी होगी, और अगर एक देश के रिजर्व कम हो रहे हैं तो उस देश के अंदर उतनी ही मात्रा के अंदर जो परिसंपत्तियां या जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर तैयार किया जाता है, इसलिए लेखांकन की दृष्टि से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमेशा ही संतुलन में होता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक दृष्टि से। अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो भुगतान से सदैव संतुलन में नहीं होता, ऐसा हम शुरू में एक बार लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि इसका कारण ये होता है कि जो चालू खाते का जो घाटा है भुगतान से जो सदैव संतुलन में होगा। इसका कारण कि अगर चालू खाते के अंदर घाटा है या चालू खाता जो बचत वाला हो सकता है, तो इस घाटे या बचत को जो है वो पूंजी खाते के अधिक्य या बचत के द्वारा पूरा किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अपने पास में ये जो है करंट अकाउंट है और ये हमारे पास में जो है कैपिटल अकाउंट है। अगर करंट अकाउंट के अंदर -100 है यानी घाटा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर हम जो अधिक्य करेंगे। अधिक्य का मतलब पूंजी प्राप्त करेंगे 100 करोड़ की। अब ये 100 करोड़ के बराबर हम पूंजी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या तो हम 100 करोड़ का ऋण लें या हम 100 करोड़ के बराबर सोने का निर्यात करें। इसी प्रकार से अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो करंट अकाउंट है उसके अंदर अगर अधिक्य है तो उतने के बराबरी जो है करंट अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर हम जो है वो घाटा जो वो दर्शाएंगे। अब घाटा कैसे दर्शाएंगे, या तो हम दूसरे देश को ऋण देंगे या हम दूसरे देश के अंदर दूसरे देश जो देश है उससे जो सोने का आयात करेंगे। तो इस प्रकार से व्यवहारिक रूप से भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो हमेशा जो है संतुलन में होता है। तो प्रैक्टिकली अगर हम केवल चालू खाते को देखते हैं तो उसमें नहीं होता है, लेकिन जब इसके अंदर हम जो है पूंजी खाते को और शामिल कर लेते हैं तो चालू खाते के अंदर जो बचत और जो घाटा है उसको जो है पूंजी खाते के घाटे और बचत के जो बचत है उसके द्वारा समायोजित किया जाता है। जैसे यदि जो करंट अकाउंट है चालू खाता है उसके अंदर अधिक्य है तो उसे जो पूंजी खाते के घाटे के द्वारा समायोजित किया जाता है। इसी प्रकार से यदि चालू खाते के अंदर घाटा है तो उसे पूंजी खाते के अधिक्य के द्वारा समायोजित किया जाता है। तो जितने का अधिक्य होता है प्लस होता है उतने के बराबर यहाँ घाटा दिखा दिया जाता है, और अगर चालू खाते के अंदर जितने का घाटा है उतने के बराबर जो है यहाँ जो वो पूंजी खाते के अंदर जो अधिक्य दिखाया जाता है। इस प्रकार से जो भुगतान शेष होता है उसके अंदर जो पूंजी के अंतरण होते हैं यानी पूंजीगत अंतरण होता है, जिसके अंदर जो वो ऋण को शामिल करते हैं या हम उसके अंदर जो सोने का आयात और निर्यात होता है उसको शामिल करते हैं, तो उसके द्वारा जो है संतुलन रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो पूंजी अंतरण के द्वारा जो संतुलन स्थापित किया जाता है उसे जो है आर्थिक संतुलन कहा जाता है, कि वास्तव में तो संतुलन नहीं था लेकिन पूंजी अंतरण के द्वारा जो उस संतुलन को स्थापित किया गया है। यहाँ पर आप देखते हैं जैसे करंट अकाउंट के अंदर जो रिसिप्ट और पेमेंट है, तो यहाँ पर जो 100 करोड़ की रिसिप्ट है और 150 करोड़ रुपए की पेमेंट है। इसका मतलब अगर यहाँ पर आप नेट देखें तो 50 करोड़ रुपए का घाटा है। अब दूसरी तरफ अपने पास वे कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट के अंदर पहले आप देखते हैं कि 100 करोड़ रुपए की जो प्राप्तियाँ थी और 120 करोड़ रुपए का भुगतान था। ये जो वो सौदे थे जो सरकार के द्वारा नहीं किए गए थे। तो आप देखिए यहाँ पर भी घाटा कितना है, 20 करोड़ का है, तो कुल घाटा कितने का हो गया, 70 करोड़ का हो गया। तो ऐसे में क्या करेगा, या तो 70 करोड़ के बराबर यहाँ लोन लिया जाएगा, तो यहाँ प्लस हो गया क्योंकि जब लोन लेंगे तो मुद्रा देश में आएगी, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। या यहाँ पर जो है 70 करोड़ रुपए के बराबर जो सोने का निर्यात किया जाएगा तो भी 70 करोड़ रुपए प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो करंट का अकाउंट के अंदर जो भी डेफिसिट होता है या जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर भी जो
स्वतंत्र स्रोत होते हैं उसकी वजह से अगर कोई डेफिसिट होता है तो उसे जो है कैपिटल अकाउंट के द्वारा ही जो है समायोजित किया जाता है। इस प्रकार के समायोजन को हम जो है आर्थिक संतुलन कहते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर जो है लिया गया है पहले कॉलम के अंदर जो है यहाँ पर प्राप्तियाँ या लेनदारी है, दूसरी यहाँ पर अमाउंट दी गई है कि कितनी की प्राप्तियाँ हुई है, दूसरा देनदारी या भुगतान है और ये अमाउंट दी गई है। उसके बाद में दोनों का डिफरेंस यानी नेट क्या है, तो ये जो है पेमेंट है, ये रिसीट है, ये पेमेंट है और ये नेट वैल्यू है। अब देखिए वस्तुओं का एक देश ने जो निर्यात किया 700 करोड़ का और वस्तुओं का उसने आयात किया उसी अवधि के दौरान 800 करोड़ का, तो ये कितना है 100 करोड़ रुपए का घाटा है। और वस्तुओं के निर्यात और आयात के अंतर को हम जो है व्यापार घाटा कहते हैं। तो एक देश को व्यापार घाटा जो वो 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर है। दूसरा सेवाओं का जो निर्यात किया गया है वो 350 करोड़ रुपए का है और सेवाओं का जो आयात किया गया वो 300 करोड़ का। तो सेवाओं के अंदर जो 50 करोड़ रुपए का बचत है यानी आधिक्य है। और हस्तांतरण प्राप्तियां जो वो 270 करोड़ की और हस्तांतरण भुगतान जो वो 350 करोड़ के। तो यहाँ पर जो है 880 करोड़ रुपए का घाटा है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो कुल जो है वो घाटा कितने का होता है -30 करोड़ रुपए का, क्योंकि 50 इधर प्लस है -80 है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपका कितना आता है, ये 300 200 500 620 और ये 300 650 650 और ये 620। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जो है हमारा जो है वो अदृश्य मदों का जो लेन देन है वो जो है इसमें जो है वो अंतर दिखाई देता है। तो जब हम दृश्य और अदृश्य दोनों मदों को शामिल कर लेते हैं तो वो जो है हमारे पास में चालू खाते का घाटा या चालू खाते का जो बचत है वो आ जाता है। अब दूसरा जो है इस अवधि के दौरान जो यहाँ पर पूंजीगत प्राप्तियां हुई है 300 करोड़ रुपए की 330 की हुई है और पूंजीगत जो भुगतान किए गए हैं वो 200 करोड़ रुपए के। तो इसके अंदर जो परिसंपत्तियां हैं उनका जो लेन देन है वो शामिल है, इसके अंदर ऋण है वो शामिल है और इसके अंदर जो सोने का जो आयात और निर्यात किया गया है वो शामिल है। ये तो इस प्रकार से ये जो है पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान वाला है। तो इसके अंदर भी जो 130 करोड़ रुपए का प्लस है। अब आप यहाँ एग्रीगेट देखिए, यहाँ पर जो कुल घाटा है वो 130 करोड़ रुपए का है और उस घाटे को जो है यहाँ पर पूरा किया गया है जो पूंजीगत खाता है उसके द्वारा, कि यहाँ पर जो घाटा था पूंजीगत खाते के अंदर जो 130 करोड़ रुपए की प्राप्तियां फालतू थी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुल प्राप्तियां 1650 करोड़, कुल भुगतान जो 1650 करोड़ और अल्टीमेटली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो संतुलन में, क्योंकि यहाँ पर इनका डिफरेंस है वो 0 आता है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि एक देश जो है उस देश के अंदर जो घाटा है और जो फायदा है वो अल्टीमेटली जो है पूंजीगत खाते के द्वारा जो वो पूरा कर दिया जाता है। तो इसलिए एक देश का जो भुगतान शेष होता है वो सदैव संतुलन में रहता है। नेक्स्ट इसके बाद है कि चालू खाते का घाटा जो उसका क्या महत्व है। अब एक देश के अंदर जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट के अंदर हम जो दृश्य और अदृश्य मदे और पूंजीगत जो एक तरफा भुगतान होते हैं उनको शामिल करते हैं। अगर एक देश के अंदर जो चालू खाता है उसका जो एक्सपोर्ट होता है वो कम होता है और उसका इंपोर्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो उस अवस्था के अंदर जो है एक देश के अंदर जो करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट होता है। तो एक देश के अंदर चालू खाते के घाटा जो उस समय होता है जब चालू खाते की प्राप्तियां जो होती है उसके भुगतान से कम होती है, यानी रिसिप्ट इज लेस देन पेमेंट। तो उस अवस्था के अंदर एक देश का जो घाटा है वो एक देश के लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है, इसको आप जो है सीधा नहीं बता सकते। इसके लिए हमें जो आगे और फर्दर स्टडी की जरूरत है। तो ये जो घाटा है वो नुकसानदायक है या फायदेमंद है, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि देश के अंदर उद्योगों का विकास का जो सिनेरियो है, विकास की स्थिति है वो क्या है, उनकी उत्पादकता का स्तर क्या है और उद्योगों के अंदर जो कार्य क्षमता है उसकी क्या स्थिति है। अगर एक देश के अंदर जो उद्योग हैं उन उद्योगों के अंदर तेजी से विकास हो रहा है
तेजी से विकास होने का मतलब क्या है? उन देशों के अंदर जो वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, उनकी जो उत्पादकता है वो अधिक है, और ये जो घाटा है जो करंट अकाउंट के अंदर जो घाटा है वो जो मशीनी वस्तुएं हैं उनके आयात के कारण हुआ है। तो इसलिए ये जो एक देश के लिए बुरी चीज नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक देश के अंदर उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है, उत्पादकता अधिक है वहां पर, और ये जो है फालतू काम की वस्तुओं को जो आयात नहीं किया गया है, तो इस कारण से इस प्रकार का जो घाटा होता है वो एक देश के लिए नुकसानदायक नहीं होता। इसका कारण ये है कि जब एक देश के अंदर औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा होता है तो उससे देश के अंदर विदेशी निवेश भी अधिक आएगा, और विदेशी निवेश जो अधिक आएगा तो उसके कारण ये घाटा जो है अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब विदेशी निवेश आता है तो एक देश के अंदर पूंजी आती है, जिसकी वजह से उसका एक्सपोर्ट वाला जो पार्ट होता है यानी प्राप्तियां जो होती है वो बढ़ती है। तो प्राप्तियों के बढ़ने के कारण ये जो करंट अकाउंट का घाटा ये अपने आप दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ जब अधिक उत्पादन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने घाटा उठाया उसके पीछे कारण था कि हमने अपने देश की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया है, प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है। तो जब ये घाटा होता है उसके कारण उत्पादन बढ़ता है, तो उत्पादन बढ़ेगा तो उसके कारण जो है एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और जब निर्यात बढ़ेगा तो उसके कारण ये जो घाटा है ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर करंट अकाउंट के अंदर घाटा है और ये घाटा जो होता है वो एक देश के औद्योगिक विकास के कारण होता है, तो ये एक देश के लिए नुकसानदायक चीज़ नहीं है, बल्कि एक देश के लिए जो फायदेमंद चीज़ है, क्योंकि थोड़े ही समय के बाद में जो है ये घाटा अल्टीमेटली जो है अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ यदि एक देश के अंदर औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है और एक देश के अंदर जो घाटा है वो उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के कारण हुआ है, कि हमने जो है जो कंज्यूमर गुड्स है, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का ज़्यादा आयात किया है, जिसकी वजह से हमारी जो प्राप्तियां हैं वो कम रही और हमारी जो पेमेंट है वो ज़्यादा हो गई, तो उस वजह से जो है करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट है। तो ये घाटा जो है एक देश के लिए नुकसानदायक चीज़ होती है, क्योंकि ये जो परमानेंट हो जाता है ये अपने आप समायोजित नहीं होता। तो इसकी भरपाई करने के लिए एक देश को या तो सोने का निर्यात करना पड़ता है, यानी सोने को बेचना पड़ता है, या एक देश को जो है दूसरे देशों से लोन लेना पड़ता है। तो उस वजह से जो है एक देश के लिए ये जो घाटा ये अशुभ संकेत होता है, क्योंकि इसके कारण एक देश की जो है स्थिति है वो पहले भी खराब थी और अब और ज़्यादा जो वो एडवर्स हो जाती है। तो इसके कारण एक देश के अंदर जो विकास है उसकी जो क्षमता है वो कम होती है। तो इस प्रकार का जो घाटा होता है वो एक देश के लिए नुकसानदायक होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो करंट अकाउंट का जो घाटा है वो ना तो हमेशा फायदेमंद होता है और ना ही सदा नुकसानदायक होता है। अगर ये घाटा जो है कि पूंजीगत वस्तुओं के आयात के कारण हुआ है, जिसके कारण देश के अंदर उत्पादन बढ़ रहा है, देश के अंदर औद्योगिक विकास हो रहा है, तो ये घाटा जो है कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है, बल्कि एक देश के लिए फायदेमंद चीज़ होती है। दूसरी तरफ अगर ये घाटा जो होता है वो ऐसी वस्तुओं के आयात के कारण होता है जो उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग कर ली जाती है, तो इसके कारण एक देश की उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती और ये घाटा जो है परमानेंट बन जाता है। और इसको दूर करने के लिए या तो एक देश को सोने को बेचना पड़ेगा या उसे जो है दूसरे देशों से ऋण लेना पड़ता है। अब हम जो है आत्म मूल्यांकन वाला पार्ट देखते हैं। तो अभी तक हमने जो टॉपिक किया उसमें ये देखना है कि आपको जो है कितना कुछ समझ में आया है। तो इसके लिए आप जो है पहले ये क्वेश्चन देखिए कि इनके जवाब आपको आते या नहीं आते। अगर आपको इनके जवाब आते हैं तो आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, और अगर इनके जवाब आपको नहीं आते तो एक बार आप पुनः जो इस टॉपिक को देखिएगा। तो पहला, चालू खाते का जो घाटा होता है वो एक देश के लिए शुभ होता है या अशुभ, यानी एक देश के लिए फायदेमंद चीज है या नुकसानदायक चीज है। दूसरा, चालू खाते के अंदर जो घाटा होता है उसको किस प्रकार से समायोजित किया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि जो भुगतान शेष है वो सदैव संतुलन में ही क्यों रहता है। तो ये भी अपन ने डिस्कस किया था कि व्यवहारिक दृष्टि से भी ये संतुलन में होता है और लेखांकन की दृष्टि से भी ये संतुलन में होता है। इसके साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।